नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद के एक बहुत ही खास शो में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आमतौर पर खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं, पर आज का ये कार्यक्रम कुछ ज्यादा ही खास है। हम उस घटना के 100वें साल का श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं जिसने चंपारण के किसानों का जीवन तो बदला ही, उनकी मुश्किलों का अंत किया, साथ ही इसे भारत से ब्रिटिश राज और दुनिया से उपनिवेशवाद की समाप्ति की शुरुआत भी माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांधी के चंपारण सत्याग्रह की, जहां गए तो वो थे नील की तिनकठिया खेती को समाप्त कराने, पर उनके सत्याग्रह से उस ब्रिटिश हुकूमत का इकबाल गायब होने लगा जिसका आधी दुनिया पर राज था। और गांधी और कस्तूरबा ने 10 महीने चंपारण में डेरा डालकर सिर्फ अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, दस्तकारी, गो सेवा जैसे अनेक प्रयोग करके स्वराज की स्थिति में देश समाज को चलाने का अपना मॉडल भी पेश किया। हमारे प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन की प्रेरणा गांधी जी की यही मुहिम है। ये सोचना मुश्किल है कि अगर चंपारण नहीं होता तो गांधी कहां होते। इससे भी ज्यादा मुश्किल सवाल यह है कि अगर चंपारण ना होता तो हम कहां होते। आज से 100 साल पहले चंपारण में पड़े गांधी जी के चरणों ने सिर्फ हमारी ही नहीं, पूरे विश्व की चिंता और चिंतन को किस तरह प्रभावित किया, इस पर वाद संवाद करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार, लेखक, चिंतक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष पद्मश्री राम बहादुर राय। इसी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य जनाब तारिक अनवर साहब। इन्हीं के साथ हैं चंपारण से जुड़ी कई शख्सियतें, वहीं से लोकसभा सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन मिश्र, वृत्त चित्र निर्माता विश्वजीत मुखर्जी, गांधी को चंपारण ले जाने वाले राजकुमार शुक्ल के नाती रवि भूषण राय। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। इनके साथ ही स्वागत है मेरे इस ओर बैठे दिल्ली के 2 कॉलेजों माता सुंदरी और राजधानी कॉलेज के छात्र और प्राध्यापक राजीव रंजन गिरी और रुबल शर्मा जी का। तो चंपारण में गांधी पर वाद संवाद करने से पहले आइए देखते हैं विश्वजीत मुखर्जी की फिल्म के कुछ संपादित हिस्से। जब बिहार का ये इलाका चंपा के सुनहरे पेड़ों के जंगलों से भरा रहता था, ब्रिटिश शासक यहां के किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। बेबस किसानों पर भयानक अत्याचार होता था। इसी अत्याचार को खत्म करने यहां एक महात्मा आए और तभी से ये स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो चला। ये है गांधी का चंपारण। 15 अप्रैल 1917 की दोपहर 3 बजे जब इस स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी, तब यहां एक नए इतिहास ने जन्म लिया। मोहनदास करमचंद गांधी अपने साथियों के संग मोतिहारी आ चुके थे। यहां वे गोरख बाबू के घर ठहरे। यही वो मकान है जहां पर गांधी जी ने किसानों के बयान दर्ज किए। अगले दिन 16 अप्रैल की सुबह गांधी जी अपने साथियों को लेकर जसौली पट्टी के लिए निकले, जहां पर अंग्रेजों द्वारा एक किसान को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। रास्ते में चंद्रैया रुककर वहां के लोगों का हाल जानना चाहा। यहीं पर एक दरोगा ने गांधी जी को आगे जाने से रोका और उन्हें एक चिट्ठी दी। ये जिला पदाधिकारी हैकोक का गांधी के नाम नोटिस था। इस नोटिस में उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने के लिए कहा गया था। तब उन्होंने अपने साथियों से जसौली पट्टी जाने को कहा और खुद दरोगा के साथ मोतिहारी वापस चले गए। गांधी जी ने हैकॉक के नोटिस के जवाब में उन्हें लिखा कि जब तक उनकी जांच पूरी नहीं हो जाती वो चंपारण से नहीं जाएंगे। हैकॉक ने समन जारी कर उन्हें सब डिविजनल ऑफिसर के सामने पेश होने को कहा।
18 अप्रैल के दिन 12:30 बजे 2000 लोगों के साथ गांधी अदालत पहुंचे। ये वही जगह है जहां पर कभी अदालत हुआ करती थी। अब यहां गांधी स्मारक है। चंपारण सत्याग्रह का इतिहास उस शख्स के नाम से शुरू होता है जिसकी वजह से गांधी इस भूमि पर आए। ये नाम है राजकुमार शुक्ल का। 27 अप्रैल को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा गए। चंपारण के किसानों की दुर्दशा देख गांधी जी ने अपना काठियावाड़ी पहनावा त्याग दिया और यहां के बेबस लोगों की तरह खुद भी एक जोड़ी धोती में गुजारा करने लगे। किसानों की समस्या जानने के लिए 10 जून 1917 को अंग्रेज सरकार ने चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी गठित की। महात्मा गांधी को इसका सदस्य बनाया गया। 25 जुलाई को जिला परिषद में निल्हा अंग्रेजों के साथ इसी टेबल पर गांधी जी की पहली बैठक हुई। अब तक चंपारण के 850 गांवों के 8000 किसानों का बयान दर्ज किया जा चुका था। कटघरे में खड़ी थी नील बनाने वाली 60 फैक्ट्रियां। अंग्रेजों के 3 कठिया लगान के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसान मजदूरों को इसी नीम के पेड़ में बांधकर कोड़ों से पीटा जाता था। चार अगस्त को इसी पेड़ के नीचे गांधी जी ने किसानों का बयान दर्ज किया था। 29 नवंबर को विधान परिषद में चंपारण एग्रेरियन बिल पर पहली बार चर्चा हुई। परिणाम स्वरूप 3 कठिया लगान हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस तरह गुलाम भारत में चंपारण के किसानों ने पहली बार आजादी की सांस ली। तो आपने वृत्त चित्र के अंश देखे। इस फिल्म से गांधी की चंपारण यात्रा की कई पहलुओं पर रोशनी पड़ती है। आइए हम भी कई पहलुओं पर चर्चा करते हैं वाद संवाद में, और चर्चा की शुरुआत करते हैं पद्मश्री राम बहादुर राय जी से। राय साहब, 100 साल पहले जिस सत्याग्रह ने भारत ही नहीं विश्व को प्रभावित किया, उसे 100 साल बाद आप किस रूप में देखते हैं? महात्मा गांधी चंपारण गए केवल 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद 10 महीने रहे। और आज 100 साल बाद जब हम ये सोचते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का क्या असर हुआ, तो मैं 2 बातें समझता हूँ। महात्मा गांधी ने अगर चंपारण सत्याग्रह में सफलता न पाई होती तो शायद राष्ट्रीय आंदोलन भी सालों पीछे चला जाता। और चंपारण ही है जिसने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेतृत्व दिया। महात्मा गांधी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आते हैं तो उस समय की अगर परिस्थितियां देखें तो जो चरमपंथी राष्ट्रवादी नेतृत्व था भारत का, वह या तो जेल में था या देश से बाहर था। लाला लाजपत राय बाहर थे, तिलक मांडले जेल में थे, रास बिहारी बोस जापान चले गए थे, और इस तरह से पूरा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व का मैदान खाली था। वैसे समय में जब महात्मा गांधी आते हैं और 1 साल बाद गोखले की सलाह पर देश भ्रमण के बाद लखनऊ कांग्रेस में राजकुमार शुक्ल से उनकी भेंट होती है, और राजकुमार शुक्ल को टालने के अंदाज में उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम वहाँ आ जाओ। लेकिन जब राजकुमार शुक्ल ने उनका लगातार पीछा किया और ये देख लिया कि ये आदमी हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं, तो उनके साथ वो कलकत्ता से पटना आते हैं। और पटना आते आते उन्होंने समझ लिया कि ये जो राजकुमार शुक्ल हैं
इनको महात्मा गांधी जैसे लोगों को बुलाने का कोई अनुभव नहीं है, तो उन्होंने अपने बैरिस्टर साथी मजरुल हक साहब से मदद मांगी और पटना से मुजफ्फरपुर भेजने की व्यवस्था मजरुल हक साहब ने की। वहाँ आचार्य जे.बी. कृपलानी जहाँ पढ़ा रहे थे, कृपलानी उनके मेहमान थे, वो सब कहानी सब लोग जानते हैं। परंतु चंपारण में जब गांधी जी जाते हैं तो उनको इसका अंदाज नहीं था कि दरअसल जो शिकायत लेकर के राजकुमार शुक्ल आए हैं उसमें हमको खपना पड़ेगा। उन्होंने देखा, और ये महात्मा गांधी का मैं मानता हूँ कि उनकी महानता थी कि और नेताओं की तरह कांग्रेस तो कलकत्ता अधिवेशन में, गया के अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में लगातार कांग्रेस जो है वो वहाँ प्रस्ताव पारित करती थी और उस प्रस्ताव का कुछ असर वहाँ नहीं होता था। महात्मा गांधी ने चंपारण में पहुँचने के बाद दो बातें देखी। यह देखा कि राजकुमार शुक्ल की शिकायत सही है, इसलिए उसकी जांच की जानी चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है। उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, उन्होंने कोई सत्याग्रह नहीं किया, उन्होंने क्रांति की आवाज़ नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि जो वस्तुस्थिति है उसकी मैं जांच करूंगा। दूसरी बात उन्होंने कही या सोची और देखी, तो इस मायने में महात्मा गांधी कितने गजब के पारखी थे, यह उस समय की घटनाओं को देख करके हम समझ सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस का सहारा नहीं लिया। जिस कांग्रेस ने लगातार प्रस्ताव पारित करके चंपारण का सवाल उठाया था, उस कांग्रेस के बैनर का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अगर महात्मा गांधी लोगों को अपने साथ जोड़ा, और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन राजकुमार शुक्ल जी का जिक्र जिनका आपने लगातार किया है, उनकी जो भूमिका है उस पर भी आइए बात कर लेते हैं। उनके नाती रवि भूषण जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। रवि भूषण जी, राजकुमार शुक्ल जी जिनके निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए, और चंपारण का नाम भी उससे पहले गांधी जी नहीं जानते थे, जिन्होंने अपने आत्मकथा में भी इसका जिक्र किया है। आप उन स्मृतियों को आपने किस तरीके से सहेज कर रखा है अपनी माँ के जरिए? जाहिर है उन्हीं से आपने सुना होगा। जी बिल्कुल सही। वो मेरी माँ कहा करती थी कि वो रात के अंधेरे में आते थे। वो उनका कद काठी जो ऐसा था वो सांवले रंग के थे, और वो अंग्रेजों से डर के आते थे। मार देने की डर उन्हें बराबर सताती थी, और वो चुप के रहते थे। और कठियावाड़ी ड्रेस पे वो मिर्जाई जिसको बोलते हैं वो पहनते थे वो। और 3 से 4 के बीच में घर के सामने, वो पहले तो मकान था जो नाना का, अब उसको हम लोग बनवा दिए हैं, लेकिन पहले वो मिट्टी का खपड़ैल मकान था। और उस मकान से 3-4 के बीच में निकल के ठीक सामने एक इनार है, उसी इनार पर वो नहा लेते थे और स्नान करके फिर घर में घुस जाते थे। और अंधेरे में ही वो निकल जाते थे, और फिर अगर उजाला हो गया तो रुक जाते थे वो। फिर शाम में निकलते थे चादर ओढ़ के, मुंह ढक करके। उनके साथ एक पीतल का घड़ा नुमा एक लोटा और डोरी रहता था, वही लेके चलते थे वो। और होटल में नहीं खाते थे, वो खुद बनाते थे या दही चूड़ा लेके कहीं दुकान पे से लेके अपना बिल्कुल ही सादा जीवन उनका था, और अपने जिद के पक्के थे, अडिग थे, जिसके बारे में तो हमने अभी सुना ही। डॉक्टर जायसवाल, जहां गांधी ने संघर्ष किया, आप उस क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। चंपारण सत्याग्रह के समय उनके प्रयोगों को हम क्या सिर्फ भजन की तरह गाकर आत्ममुग्ध नहीं हो जाते, या फिर उन्हें आत्मसात भी करते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, उनका जो प्रयोग था, अगर आप गौर से देखें तो निलहे आंदोलन के खिलाफ उन्होंने कम समय दिया, और चंपारण में अस्पृश्यता के खिलाफ, चंपारण में स्वावलंबी बनाने के लिए, चंपारण के लोगों में यह एहसास दिलाने के लिए कि अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए, इन सब बातों पर बच्चों की शिक्षा के लिए पहला बुनियादी स्कूल उन्होंने खोला। और वह कितने दूर दृष्टि उनकी थी कि जो बुनियादी विद्यालय उन्होंने खोला, उसमें उन्होंने साथ में पढ़ाई के साथ लकड़ी का काम सिखाना, राजमिस्त्री का काम सिखाना, ये सब चीज़ें जो आज हम बात कर रहे हैं कौशल योजना की, कि जिसको एजुकेशन के साथ रहना चाहिए, यह सोच उन्होंने उस समय अपने स्कूल में लागू की, वहाँ पढ़ाती थी। और उनका एक विश्वास था कि संपूर्ण जब तक एक निखार व्यक्तित्व का नहीं आएगा व्यक्तियों में,
तब तक चंपारण या भारतीयों का उद्धार संभव नहीं। जी बिल्कुल। तारिक साहब, जब हम चंपारण को एक स्थान की जगह, एक विचार और एक अनूठे सत्याग्रह की तरह देखते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, जैसा राय बहादुर जी ने और अभी संजय जी ने कहा, काफ़ी हद तक उन्होंने जो गांधी जी के चंपारण की जो यात्रा थी उसके विजिट के बारे में, उसके पूरी उसकी पृष्ठभूमि बताया उन्होंने। और बिल्कुल सही है कि गांधी जी वहाँ तो गए थे नील की खेती बंद कराने के लिए, किसानों के लिए काम करने के लिए। जब वहाँ जाने के बाद जो वहाँ की स्थिति उन्होंने देखा, अशिक्षा की समस्या थी, छुआछूत की समस्या थी, और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो सोशल, जिसको हम कह सकते हैं सामाजिक बुराइयां थी, उन सब पर उनकी नज़र गई। और इसी के बाद उन्होंने अपना जो वहाँ का यात्रा थी उसको उन्होंने बढ़ाया और वहाँ वो रहे। आज अगर हम देखें तो आज के युग में कोई भी ऐसा राजनेता या कोई नहीं होगा जो किसी जगह जाकर और वहाँ रहकर, जैसा बताया भी कि 8 महीना वो वहाँ रहे, वो तो 8 महीना वहाँ रहकर उन्होंने उन तमाम समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। तो ये बात तो सभी लोग मानते हैं कि गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा थे, और आज सारे लोग उस बात को स्वीकार करते हैं। और जिस तरह से गांधी जी ने चंपारण में जाकर जो वहाँ के किसानों के साथ साथ तमाम वहाँ के बाशिंदों को की सेवा की, अब ऐसा है कि चंपारण से गांधी जी को अलग नहीं किया जा सकता। और गांधी जी को भी वहाँ जाने के बाद जो एक यूँ कहा जाए कि एस्पिरेशन मिला उनको और सद्बुद्धि मिली, जो भी कहा जाए, वहाँ से वो फिर उनको एक कॉन्फिडेंस आया। और उस असर के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उस समय के घटनाक्रम के बारे में जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अरविंद मोहन जी, आप वहाँ के रहने वाले हैं और आपने चंपारण सत्याग्रह पर किताब भी लिखी है। तो दुनिया की सबसे अच्छी नील वहाँ होती थी, लेकिन यही नील की खेती कैसे शोषण और दमन में बदल गई, मैं चाहूंगी कि इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें यहाँ पर। कि सबसे अच्छे किस्म के नील वहाँ से आता था, ये सारी दुनिया जानती थी। बल्कि चंपारण के ब्रांड थे दुनिया में तब जो चलते थे, और वो ब्रांड वाले सिर्फ उसी पे नहीं रहे, उन्होंने फिर दूसरी कंपनियां, जहाजरानी की कंपनी और दूसरी कंपनियां बना ली और बड़ा बड़ा बिजनेस उनका खड़ा हुआ। इसके बाद भी चंपारण में 50 गुने तक का फर्क होता था प्रोडक्शन के कॉस्ट में और बिक्री के इसमें। तब भी चंपारण में अगर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो मजदूरी देने के अलावा बाकी कुछ नहीं देते थे, और 50 किस्म के टैक्स, कम से कम 50 किस्म के टैक्स वसूलते थे। उसके लिए मार पीट, मान अपमान, सारा कुछ उसमें लगा हुआ था। तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि नील से जुड़े जो लोग थे वो सिर्फ नील की खेती कराने वाले नहीं थे, या सिर्फ नील के व्यापारी नहीं थे, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आ गया था, वो लगान भी वसूलते थे, उनके पास जुडिशल पावर भी आ गया था। उस समय चर्च की ताकत भी उनके साथ जुड़ी हुई थी, पूरा शासन उनके पीछे खड़ा था। जब कागज की ज़रूरत होती थी तो मजिस्ट्रेट उनके बंगले पे जाके, कोठी बोलते हैं, उस कोठी पे जाके मजिस्ट्रेट बजाबता वो लीगल पेपर तैयार करा देता था। ऐसी हालत हो गई थी कि आपके पास कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, अखबार, कहीं जाने का रास्ता नहीं था। और फिर गिनती के गोरे थे, गिनती के क्रिश्चियन थे मैं कहूँगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी सबसे पहले बिहार में पटना के बाद अगर कहीं आई तो चंपारण में आई। और बड़े खूबसूरत चर्च हैं, बेतिया का चर्च अभी भी सबसे खूबसूरत माना जाता है पूरे नॉर्थ बिहार। लेकिन ये सब ताकत एक साथ मिल गई थी नील के बिजनेस के साथ जुड़े लोगों के साथ। तो वही मालिक, वही बिजनेसमैन, वही लगान वसूलने वाला, वही मजिस्ट्रेट, वही पीटने वाला। तो ऐसा तंत्र बन गया कि किसी पेड़ पे आम अब पक गया हो तो उसकी खबर हो जाती थी, उसका टैक्स लगता था। किसी पेड़ पे कटहल आ गया तो उसका टैक्स लगता था। किसी ने चूल्हा बनाया हल्दी उबालने के लिए, किसी ने गुड़ पकाने के लिए, तो हर उस पे, किसी के यहाँ दूध देने वाले अगर जानवर हैं तो 1 कटिया दूध पे 1 रुपया टैक्स वसूलना शुरू हो गया। तो ऐसा तंत्र उन्होंने बना लिया, और वो तंत्र फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन को भी मदद करता था। तो राय साहब, जैसे बता रहे हैं अरविंद जी कि इतनी जो ताकतवर चीजें थी उनसे लोहा लेना ये अपने आप में आम बात नहीं थी, आसान बात नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा किया।
तो जैसे कि बात कर रहे थे कि गांधी और चंपारण को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे गांधी जी का जो असर था वो चंपारण पर पड़ा और वहां के सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में उन्होंने भूमिका निभाई, तो वहां के जो हालात है उससे गांधी जी का भी जो व्यक्तित्व है वो उभर कर सामने आया। मैं चाहूंगी कि उस पर आप कुछ रोशनी डालें कि किस तरह से चंपारण का योगदान था उनके व्यक्तित्व और आभा मंडल को तैयार करने में। गांधी जी जब वहाँ गए तो उन्होंने ये देखा और लिखा भी है उन्होंने अपनी आत्मकथा में जी। कि मैंने ये महसूस किया कि लोगों को के अंदर जो डर है, नीलहों का डर, उस डर को दूर कर देना सबसे बड़ी दवा है। और संयोग भी ऐसा हुआ, जैसा अभी इस डॉक्यूमेंट्री में हम देख रहे थे कि जब वो बढ़ रहे थे तब तक उनको एक समन आ गया कि आप अब मोतिहारी छोड़ दीजिए या चंपारण छोड़ दीजिए। तो गांधी जी ने उसका अर्थ समझा, क्योंकि वकील भी थे, अपने साथियों को आगे रवाना किया। वे खुद कलेक्टर के पास गए, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हुए और उनसे पहली बार, शायद अंग्रेज़ों के आने के बाद पहली बार किसी व्यक्ति ने यह प्रयोग किया कि आपने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है हम उस आरोप को स्वीकार कर रहे हैं और उसकी जो आपको सज़ा देनी है आप दीजिए। ये गांधी ने मजिस्ट्रेट से जैसे ही कहा, गांधी के साथ जो कुछ लोग गए थे, कहते हैं 2000 लोग गए या 4000 लोग गए, महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितने लोग गए, लेकिन ये बात बिजली की तरह से पूरे इलाके में फैल गई कि ये आदमी है जो इनकी कोई परवाह नहीं करता और कह रहा है कि आप जो सज़ा देनी हो आप दीजिए, मैं उसको भुगतने को तैयार हूँ। और उसका परिणाम हम जानते हैं कि गांधी से मुकदमा वापस ले लिया गया। खुद उसमें वाइसराय भी शामिल हुए, उसमें कमिश्नर भी शामिल हुआ, राज्यपाल भी शामिल हुआ और कलेक्टर को अंततः ये कहना पड़ा कि महात्मा गांधी के खिलाफ या मोहन चंद करमचंद गांधी के खिलाफ हमने जो मुकदमा किया है और हमने उनको जो बाहर भेजने का फैसला किया है हम उसको रद्द करते हैं और महात्मा गांधी को या गांधी जी को जांच की इजाज़त खुद अंग्रेज सरकार ने दी और उसके बाद विधिवत जांच शुरू हुई। उन्होंने राजेंद्र बाबू को या बृजकिशोर बाबू या रामनवमी प्रसाद, ये जो सारे बड़े वकील आए थे, उन वकीलों के साथ फिर उन्होंने एक एक कागज़ की जांच की और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार ने भी जांच बैठाई और अंततः ये बात निकली कि जो जांच रिपोर्ट में लोग ये चाहते थे कि गांधी जी उनके रिपोर्ट पर दस्तखत कर दें, तो गांधी जी ने दस्तखत नहीं किया, बल्कि ये कहा कि हम इस रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी डालेंगे और उनकी ही टिप्पणी से दरअसल नीलहों को बोलिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ा। तो मैं कहूँगा कि गांधी जी ने पहले तो वहाँ जो डरे हुए लोग थे उनसे डर समाप्त किया, उनको लड़ने की ताकत दी और उनका एक तरह से नया संस्कार किया, नया जीवन दिया उनको। असर की बात हो रही है चंपारण पर और गांधी जी पर एक दूसरे के असर की बात हो रही है, तो विश्वजीत जी आपने चंपारण जाकर ये इस वित्त चित्र को बनाया है, तो आप हमें ये बताएं कि आपने चंपारण में गांधी जी के छाप को कहां तक महसूस? जी, चंपारण में पूरी तरीके से मैं सही मायने में बताऊं तो मैं खुद भी चंपारण का ही हूँ, मोतिहारी का ही रहने वाला हूँ जी। और मगर मेरे घर के जो गोरख बाबू का जो मकान है जो आपने दिखाया फिल्म संपादित फिल्म में, तो वो मेरे घर से ठीक पीछे ही है और मैं उसके सामने से बचपन से लेकर अभी तक मैं हजारों बार गुजरा हूँगा, लेकिन उसकी हालत और उसकी स्थिति देख के मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये वही मकान है जहाँ पर राष्ट्रपिता पहली रात गुजारे थे चंपारण इसके दौरान, जब चंपारण में आए थे। तो ये रिसर्च के दौरान मुझे पता चला और गांधी की छाप ऐसी है कि जितने भी स्थल हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं उनकी मौजूदा स्थिति को मैंने इस फिल्म में दिखाया, जो कि उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है जितना होना चाहिए।
और शायद यही वजह है कि अब 100 साल बाद जब चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इसी को, मौजूदा स्थिति को दिखाने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई थी कि जब समारोह मनाया जा रहा है तो उसकी मौजूदा स्थिति एक दिखाई जानी चाहिए कि वो क्या है और किस तरीके से हमने अपने धरोहरों को किस प्रकार से संरक्षित करके रखा हुआ है। बिल्कुल, तो सरकार के रवैये पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर जायसवाल आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि वहां के निवासी होने के नाते और लोकसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते आपने किस तरह की छाप गांधी जी की उस क्षेत्र में महसूस की है? देखिए, एक तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया महात्मा गांधी जी के वहाँ रहने से, और उनके उस समय काफ़ी ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज खुली, गन्ने के उत्पादन बढ़ा और एक कैश क्रॉप जो था उसमें भी हुई। जितने भी किसान थे उनमें एक इस बात का भाव आया कि वह अच्छी फसल कर सकते हैं, और ये जो चंपारण की धरती है सदैव से बहुत उपजाऊ रही है, लेकिन जो नील के चलते उनकी धरती बंजर हो रही थी, उनके पूरे इलाके ख़राब हो रहे थे। उनकी मजबूरी थी कि पहले जो नील का खेती करो, उसके बाद ही तुम कोई दूसरी खेती कर सकते हो। तो इस तरह से कि उनकी बिल्कुल कमर टूट चुकी थी, और लगभग किसान जो सबसे उर्वरक क्षेत्र है वहाँ से पलायन के लिए विवश था। यह गांधी जी की ही देन है कि किसान वहाँ रहे नहीं, और आज भी एक खेती, वो अच्छी खेती करते हैं, पर जितना विकास होना चाहिए था आज भी वो कहीं ना कहीं अछूता। बिल्कुल। तारिक साहब, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ठीक है उस विकास की कमी महसूस की जा रही है, और वहीं हम देख रहे हैं कि 100 साल चंपारण सत्याग्रह के सब जगह मनाया भी जा रहा है, ऐसे में इसकी क्या प्रासंगिकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इस बात को देखना चाहिए, इतिहास के पन्नों को उलटना चाहिए कि किस तरह से गांधी जी ने उस समय, आज से 100 साल पहले, किसानों की स्थिति को बदलने के लिए, किसानों के आर्थिक दशा को ठीक करने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, क्या आज हम आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, क्या 70 साल के बाद भी हम उस सपने को हम साकार कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज, उस समय तो अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ किसानों को, जैसा संजय जी ने कहा, कि परेशान करते थे और उनको ऊपर दबाव बनाकर रखते थे। लेकिन आज हमारे देश में हमारी सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लेकिन आज भी किसान परेशान है। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ़ किया गया। तो इसी तरह से तमाम पूरे देश के अंदर ये आवाज़ उठ रही है, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। तो ये जो देश का माहौल है, मैं समझता हूँ इसको बदलने की आवश्यकता है, और गांधी जी से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसी वाद संवाद में चर्चा के जरिए और भी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चंपारण में गांधी के चरण चिन्हों को तलाशने और विचार पुष्प चढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। चंपारण में गांधी के 100 साल और गांधी के सत्याग्रह से उपजे सवाल पर हम वाद संवाद कर रहे हैं। वाद संवाद को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कि सबसे अच्छी नील उगाने वाले किसानों पर ज्यादतियों के सामने स्वयं को असमर्थ पाकर राजकुमार शुक्ल, पीर मोहम्मद मुनीस, हरबंस सहाय और गोरख प्रसाद जैसे स्थानीय सचेत लोगों के बुलावे पर गांधी चंपारण आए। सत्याग्रह असर दिखाने लगा। शासन ने जांच कमेटी बनाई और उसमें गांधी को किसानों का प्रतिनिधि बनाया। वो गांधी जिन्हें 1.5 महीना पहले नक्शे में न तो चंपारण का पता था और ना ही नील का पौधा पहले कभी देखा था। और गांधी ने जब जांच शुरू की तो शासन को नील की जगह अपनी चिंता होने लगी, क्योंकि खुली जांच से शासन का इकबाल और खौफ गायब होने लगा था।
हजारों किसान फरियाद लेकर रोज बेतिया और मोतिहारी में उमड़ने लगे। उसी गांधी ने तिनकठिया प्रथा बंद कराने से लेकर अन्य लक्ष्य हासिल कर लिए। पर गांधी का सत्याग्रह इसी के साथ समाप्त नहीं हुआ। गांधी पर वहां के पिछड़ेपन, अशिक्षा, अस्पृश्यता जैसे हालात का असर ऐसा पड़ा कि उन्होंने वहीं टिकने का फैसला किया। उन्होंने अपना काठियावाड़ी पहनावा त्याग अपने आप को 2 कपड़ों में समेट लिया। इसके साथ ही चला स्वच्छता, शिक्षा के लिए अभियान। पिछड़ी और पर्दानशीन महिलाओं तक पहुंच बनाने में बा यानी कस्तूरबा गांधी सबसे भरोसेमंद सहायक बनकर आई और अंत तक डटी रही। गांधी तो भोजपुरी न सीख पाए, बा वो भी सीख गई। गांधी बाहर से सबसे पहले कस्तूरबा को ले आए थे। वो पत्नी से ज्यादा सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में ही आई। पर जिस दौर में गांधी ने 10 महीने का चंपारण सत्याग्रह मात्र 2200 रुपए के खर्च में चला लिया, तब मुकदमे में पेशी की फीस 10,000 रुपए तक लेने वाले मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जैसे वकील न केवल गांधी के पीछे जुटे, बल्कि गांधी से सादगी से रहना और तीसरे दर्जे में यात्रा करना, अपना सामान खुद लेकर चलना, छुआछूत नहीं बरतना भी सीखा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, हमने महात्मा जी से आग्रह किया कि वे होम रूल को भी अपने आंदोलन में शामिल कर लें। उनका जवाब था कि अभी हम जो कर रहे हैं हो जाने दो, होम रूल और स्वराज सब कुछ इसी से हासिल हो जाएगा। तो आपने रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राय साहब, जिस दौर में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे लोग थे, वहां किसानों के संघर्ष के लिए गांधी को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के नेताओं से हर अधिवेशन में या सम्मेलन में आग्रह करते थे कि आप चलें। 16 में जब लखनऊ कांग्रेस हुई, हम जानते हैं कि लखनऊ कांग्रेस एक तरह से ऐतिहासिक कांग्रेस थी जी। क्योंकि तिलक मांडले से छूटकर आए थे और तिलक के बग्गी में घोड़े नहीं लगे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको चारबाग स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक पहुंचाया था। उस अधिवेशन में पहली बार वैसे 1915 के और दूसरी बार 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई जीत कर आए थे, इसलिए पूरी दुनिया और भारत भी उनको जानता था। राजकुमार शुक्ल को लगा कि जो आदमी दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई जीत सकता है वह चंपारण की लड़ाई में का भी हमारा नेतृत्व कर सकता है। तो उन्होंने और किसी को नहीं, बाकी कांग्रेस के नेताओं से वो निराश हो चुके थे। वो ब्रजकिशोर बाबू को लेकर गांधी के पास पहुंचे। शायद राजकुमार शुक्ल को इतना भरोसा नहीं था कि गांधी हमारी बात सुनेंगे, तो एक बड़े वकील को साथ लेकर गए थे और ब्रजकिशोर बाबू को चूड़ीदार पाजामा और अचकन में देख करके गांधी बिदक गए थे। अच्छा। गांधी को लगा कि ये वकील जैसा लोगों का शोषण करते होंगे, वैसे ही ब्रजकिशोर बाबू भी हैं, तो उन्होंने ब्रजकिशोर बाबू की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सीधे राजकुमार शुक्ल से बात की और कहा कि ठीक है, टालने के अंदाज में, जैसा मैंने पहले भी कहा। उन्होंने कहा कि तुम उधर वहाँ आ जाओ, फिर मैं चलूँगा। परंतु राजकुमार शुक्ल का एक लगातार आग्रह, गांधी के प्रति उनकी निष्ठा और गांधी की भी गरीबों के समस्याओं को जानने की लालसा, और वो जो मियाद थी जो गोखले ने उनको दी थी कि भाई साल भर तो तुम कुछ मत बोलना, ठीक है, देश को जानो, तो देश को जानने का समय मियाद खत्म हो गई थी। गांधी लखनऊ कांग्रेस में बोल भी चुके थे, इसलिए अब गांधी को एक कदम आगे बढ़ना था जी। और उन्होंने जो मसला उनके हाथ में सबसे पहले आया उसको उन्होंने ले लिया जी। चंपारण उनका चुनाव नहीं था, परंतु चंपारण गांधी अगर भाग्य के हिसाब से कहें तो चंपारण गांधी के भाग्य में चंपारण वदा था।
पहनावा इंसान का कैसा है उससे उसके आचरण का पता चलता था। जैसे कि उन्होंने बताया कि गांधी जी ने क्या सोचा और खुद उन्होंने भी अपना पहनावा चंपारण जाकर ही बदला। अपना पुराना चोला छोड़कर सादा पहनावा उन्होंने वहीं पर अपनाया। तारिक साहब, मैं समझता हूँ कि वो प्रभावित हुए गांधी जी जब वहाँ की गरीबी को देखा उन्होंने जी। और उनके पास एक महिला आई थी, तो उस महिला ने उनको दावत दिया कि आप मेरे घर चलिए। तो गांधी जी उनके साथ पहले तो टालते रहे कि हम नहीं जाना चाहते, लेकिन बाद में उनके घर पर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी 3 बच्चियां जो हैं वो पूरे वस्त्र नहीं पहने हुए थे। तो उसने यही बताया उस महिला ने कि हम लोग बारी बारी वस्त्र बदल के बाहर जाते हैं, हमारे पास 3-4 के लिए वस्त्र नहीं है। तो जब ये स्थिति उन्होंने देखा तो उससे बहुत वो प्रभावित हुए और फिर उन्होंने अपना वेशभूषा चेंज किया। और हालांकि वो बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़े थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और फिर उन्होंने अपने अनुयायियों को भी उसी तरह से समझाने की कोशिश की और मोटिवेट करने की कोशिश की। तो जो उनके अनुयायी हुए वो भी धीरे धीरे सादगी पर आए। जो खादी आंदोलन चला वो भी उससे एक जुड़ा हुआ ही था कि सादगी से लोगों को जोड़ा जाए, और फिर वो आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर दिया। अरविंद जी, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आप बा की भूमिका के बारे में भी बताएं, क्योंकि उन्होंने साथ दिया, महीनों वो साथ रही गांधी जी के, और वो परिवेश भी उनके लिए नया था। ऐसे में उन्होंने उनकी भूमिका किस तरह की रही इस सत्याग्रह के दौरान? देखिए, गांधी जब पहले दिन ही, जिस दिन जसौली पट्टी जा रहे थे हाथी पे चढ़ के 3 लोग, गांधी, धरणी बाबू और रामनवमी प्रसाद, उस दिन वो लोग औरतों की स्थिति पे ही बात करते जा रहे थे। अच्छा। और औरतों में भी ये कि पर्दा अगर औरतें इतना करती रहेंगी, सुबह सुबह उनको औरतें दिखी होंगी पर्दे में, तो अगर इतना पर्दा करते रहेंगी तो फिर देश कैसे चलेगा। इसका मतलब ये है कि उनको पहले दिन से चंपारण में और हिंदुस्तान के गांवों में, गरीब इलाकों में औरतों की स्थिति का ठीक ठीक अंदाजा था, और यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। तो पहले सबसे भरोसेमंद उनको जो सहयोगी दिखी वो बा उस समय तक पर्याप्त ट्रेंड हो गई थी सत्याग्रह के मामले में, पढ़ी लिखी नहीं थी, लगभग अनपढ़ थी, दस्तखत भर कर पाती थी, तो वो आके किसी स्कूल में पढ़ाएंगी, ये काम उनका नहीं हो सकता था। तो उन्होंने, लेकिन वो रही सब जगह। पहला काम आते उनके ये हुआ कि छुआछूत खत्म हुआ, क्योंकि सबका खाना एक साथ बनने लगा और वही बनाती थी। लेकिन उसके अलावा जो काम हुआ वो ये था कि औरतों में भयंकर बीमारियां थी, प्रसव के समय मौत का औसत बहुत ऊपर था, गंदगी मासिक के समय, फिर जच्चा बच्चा दोनों के हेल्थ की बात, और घर में जाके औरतों को कोई बात समझाना, ये पुरुष तब नहीं कर सकते थे। तो गांधी ने बा की लीडरशिप में ही फिर ऐसी औरतों को जुटाया। कम से कम 5-6 औरतें बाहर से आईं, और हम देखते हैं कि 6 महीने के एफर्ट के बाद ही लोकल लड़कियां निकलने लगी, साहू परिवार की, वहीं मोतिहारी के साहू परिवार की लड़कियां निकल के। फिर ये जो आंदोलन के सब लोग थे, ब्रजकिशोर बाबू, धरणी बाबू की पत्नी आ गई वहाँ, महादेव भाई की पत्नी आ गई वहाँ, और होते होते ये हालत हम देखते हैं कि जब पिकेटिंग शुरू हुई है शराब के खिलाफ और विदेशी वस्त्रों के खिलाफ, तो औरतों की हिस्सेदारी आधे से ऊपर हो गई। 3 साल 4 साल बाद जब गया में अधिवेशन हुआ, तो पहली दफे कांग्रेस के अधिवेशन में औरत प्रतिनिधि और मर्द प्रतिनिधि के बीच एक पर्दा होता था। तो गया अधिवेशन के दूसरे दिन वो पर्दा औरतों ने नोच के गिरा दिया, क्योंकि ये भेद नहीं चाहिए। तो इतना जबरदस्त असर अगर 4-5 साल में दिखाई दे रहा है औरतों के काम में, तो इसकी शुरुआत गांधी के अकल पे थी, लेकिन बा उसकी लीडर थी, और बा एकदम रही। गांधी बाहर आते जाते रहे, बड़ी बात जब से गई हैं तब से इस सत्याग्रह के दौरान। डॉक्टर जायसवाल, जैसा कि उस समय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसा वहाँ पर कैसी स्थिति थी, तो आज से 100 साल पहले गांधी ने चंपारण को जहाँ पर छोड़ा था, उस चंपारण को आज़ादी के बाद का जो हमारा नेतृत्व है वो कहाँ तक ले जा पाया? बहुत ही दुखद बात है कि बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। और चंपारण की भी बात करें तो चंपारण का जो भी विकास हुआ वो 3 खंडों में हुआ। एक तो आज़ादी से पहले जब बड़े उद्योगपति आए और उन्होंने वहाँ पे शुगर फैक्ट्री की, चीनी मिलों की स्थापना की। एक दूसरा आया दौर जो कि नेहरू जी के ज़माने में था, जब वहाँ पे त्रिवेणी कैनाल, गंडक कैनाल जैसे बड़े बड़े सिंचाई परियोजनाएं लगी,
लेकिन उसके बाद चंपारण अपराध के हाथों में चला गया, अपराधियों के हाथों में। और 2005 में वही स्थिति थी 2005 तक जो कि आज़ादी से पहले स्थिति थी। गांधी का चंपारण सतन का चंपारण हो गया था। हाँ बिल्कुल, डकैतों का चंपारण हो गया था। शहर से लेके गांव तक, कोई शहर में भी 4 बजे शाम को कोई नहीं घूमता था। फिर 2005 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, कानून व्यवस्था में बहुत ही सुधार हुआ। और कानून व्यवस्था सुधार होने के बाद विकास शुरू हुआ। लेकिन ये जो बीच के जो 40-45 वर्ष थे, उनके चलते आज भी चंपारण बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। और केवल 10 वर्षों में ही जो विकास है, सही स्थिति यह है कि 1947 से लेके में जो स्थिति थी वही स्थिति 2005 में थी। और 2005 से ही जो विकास है वही आज दिख रहा है, उसके पहले कोई विकास नहीं जी से भी आज के दौर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो नाना थे उन्होंने शुरुआत की थी चंपारण की दशा और दिशा को बदलने की, और एक बड़ा कदम उठाया था जब वो गांधी जी को वहां लेकर आए थे। जिन कारणों को लेकर वो वहां पर गए थे, ठीक है, नील की खेती तो चलिए बंद हो गई, लेकिन फिर भी सामाजिक स्थिति वहां पर कैसी थी जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की। आज की तारीख में वहां पर उनमें से कुछ कारण क्या अभी भी मौजूद हैं या क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत ही दुखदाई है। हम इस पर कोई खास टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विकास दिख रहा है अब, और वर्तमान सरकार में भी देख रहे हैं कि काफ़ी जो है सो सराहनीय प्रयास किया जा रहा है और सुबुगाहट है बड़ी जोर शोर से। पहले सड़क वहाँ जाने पर घंटों लगते थे, बहुत टूटी फूटी सड़कें थी, लेकिन आज आप जाइए सड़क पर पूरा एकदम आप आधा घंटा में हम समझते हैं कि बेतिया से चल जाइएगा नरकटियागंज तक। बहुत अच्छी सड़क बन गई है। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कई छात्र छात्राएं मौजूद है, प्राध्यापक भी मौजूद हैं, और हमारे पास पैनल तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे भी हम देखते हैं कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो। राजीव रंजन गिरी जी यहाँ पर मौजूद है, अगर कोई सवाल आप पैनल से पूछना चाहते हैं। 1917 में गांधी जो पूरी संरचना निर्मित करना चाहते थे, जो उनका स्वप्न था, बाद में हम उससे हमेशा दूर होते चले गए, किसी भी उस नीति को नहीं लाया गया। उसके बारे में कुछ आप लोग अगर बताएं तो। आज स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, खास करके अस्पृश्यता जैसी चीज़ों में। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं आज हमारे चंपारण में घटती हैं। कैसे इत्तेफाक से इनको फिल्म की शूटिंग में मिल गया वो बच्चे का, मेरे को लगता है ज़्यादा कारण आर्थिक होगा न कि दलित होगा। और जो गांधी जी के समय की जो सोच थी वह बहुत वर्षों बाद अब उसका एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जो हमने जो सोचा था कि सक्षम स्वावलंबी भारत, यानी कि सही दिशा में आगे बढ़े। जी राम बहादुर राय जी कुछ कहना चाहते हैं? राजीव रंजन गिरी जी ने जो सवाल उठाया है वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी की दृष्टि जो थी उसे हम लोगों ने भुला दिया है। गांधी जब चंपारण गए तो उन्होंने कोई सेठ साहूकारों से पैसा नहीं लिया, और जैसा फिल्म में भी बताया गया और वैसे भी कि कुल 2200 में उन्होंने 10 महीने आंदोलन चला दिया, 2200 रुपये में। मतलब ये था कि उन्होंने समाज की शक्ति को जगाया। और 1947 के बाद हमने मिलजुल करके समाज की शक्ति को ही कमज़ोर किया है। तो समाज की शक्ति से ही सफाई का काम हो सकता है, पढ़ाई का काम हो सकता है, स्वावलंबन का काम हो सकता है, और पूरा का पूरा समाज के आत्म रूपांतरण का काम हो सकता है। ये काम कोई राज्य सरकार या केंद्र की सरकार नहीं कर सकती। हमने जो मॉडल अपनाया है उसमें पश्चिम की बड़ी नकल है। गांधी पश्चिम की नकल करना नहीं चाहते थे। पश्चिम की नकल ये है कि पश्चिम में समाज नहीं था, पश्चिम में राज्य बने हैं, तो राज्य के भरोसे सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ राज्य की भूमिका गौड़ रही है, समाज की भूमिका प्रमुख रही है। आज हम अफसोस के साथ यह समझ सकते हैं या मानते हैं
कि समाज की भूमिका कम हो गई है। तो अगर चंपारण को याद करके हम समाज की भूमिका को मजबूत करने का कोई रास्ता निकालें तो शायद गांधी के प्रति और चंपारण के प्रति भी हम कुछ न्याय कर सकेंगे। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। चंपारण में गांधी के 100 साल और गांधी के इस सत्याग्रह से उपजे सवाल पर वाद संवाद के इस अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। छात्र छात्राएं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम सवाल लेंगे। प्राध्यापिका रूबल शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, मेरा सवाल संजय जायसवाल जी से है कि हम लोग गांधी को एक ग्लोबल आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं और वो एक वैश्विक चेहरा है। उन्होंने इतने इम्पोर्टेंट सत्याग्रह की शुरुआत जिसकी साउथ अफ्रीका से किया था, सबसे पहले चंपारण में उन्होंने किया। और चंपारण की जो हमने हालात देखे हैं अभी डॉक्यूमेंट्री में, उसमें हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ही जर्जर है। उससे ज़्यादा बुरे हालात शायद नहीं हो सकते। तो क्या चंपारण को एक हेरिटेज विलेज बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है ताकि इस जगह का कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ सुधार किया जाए? जी, हम लोगों ने अपना एक छोटा सा कदम बढ़ाया कि जहाँ जहाँ भी महात्मा गांधी जी के चरण मेरे लोकसभा क्षेत्र में पड़े थे, उन सभी को हम लोगों ने ODF से, खुले में शौच से मुक्त गांवों के निर्माण के लिए सबसे पहला हम लोगों ने कदम उसके लिए लिया कि कम से कम स्वच्छ अभियान का जो है वह कार्य हम कर सकें। पक्की सड़कों से जुड़ चुकी हैं वो सारे मेरे इलाके में जितने भी ये गांव हैं, सभी अभी पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। और जो स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा इस पर जो ध्यान उन्होंने दिया था, तो आज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हमारे चंपारण को मिला है। सोचा जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, प्रयास चल रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2005 और 1947 की स्थिति में कोई अंतर नहीं था। ये जो भी आप चंपारण देख रहे हैं, ये 12 वर्षों का ही चंपारण है। उस क्षेत्र को आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, प्रशासनिक ढांचे को भी। दो छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि अभी जो यूनिवर्सिटी खुल रहा है वो गांधी की यूनिवर्सिटी नहीं है। गांधी ने 3 चीजें कही थी कि मेरे 3 सपने अधूरे हैं चंपारण के लिए। एक तो रचनात्मक काम पूरे हों, दूसरा एक बड़ी गौशाला बने, और तीसरा काम ये था कि एक ग्रामीण विश्वविद्यालय यहाँ बनना चाहिए। तो अब जो यूनिवर्सिटी बन रही है वो ग्रामीण यूनिवर्सिटी नहीं है, और देश में कहीं ग्रामीण यूनिवर्सिटी नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गांधी गए थे तो चंपारण देश के सबसे विकसित जिलों में एक था। 33,000 मजदूरों को वहाँ रोज काम मिलता था इंडस्ट्रियल, और करीब 20% जमीन खेती से, अनाज से अलावा दूसरी फसलें उगाता था। उस चंपारण में आज भी 100 साल बाद 33,000 मजदूर काम करने वाले उद्योग नहीं हैं। तो गांधी चंपारण को बिगाड़ने गए थे या बनाने गए थे, ये सवाल भी जिस तरह से बाद के 100 साल में लोगों ने चलाया है, उसमें ये सवाल भी महत्वपूर्ण होगा। तो गांधी को क्यों छोड़ दिया गया, और ये जवाब भी बाद में देखना चाहिए। चलिए यहाँ के छात्र छात्राओं से कुछ सवाल ले लेते हैं जल्दी से। मेरा सवाल ये है कि जिस वक्त गांधी जी चंपारण गए थे, उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हमारे यहाँ, तो उस वक्त किसान प्रतिरोध करते थे। पर आज तो हमारा अपना राज है और आज तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? तारिक साहब, देख, मैं समझता हूँ कि इसका कारण यही है जो हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि हम लोगों को इस पर चिंतन करना पड़ेगा। हम एक भारत को एक कृषि प्रधान देश मानते हैं। आज भी 60 से 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं, किसान हैं, किसानी करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, कोशिश हुई है, लेकिन जो उनको ख़ास तौर पर जो वो पैदा करते हैं, जो उनका पैदावार है, उसकी कीमत उनको नहीं मिल रही, उसका मूल्य उनको नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। फिर जो कर्ज का जो मामला है, सोशल प्रेशर जो उनके ऊपर है, सामाजिक दबाव उनके ऊपर है, वो तमाम कारण है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को
और समाज को भी, सबको देखना पड़ेगा कैसे हम उनको इससे निजात दिला सकते हैं। ठीक है, इन विषयों पर विचार तो हो रहा है, लेकिन अभी और इस पर कार्य किए जाने मुझे लगता है इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखने की जरूरत है। हम सब चीजों को एक ही नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आज के समय में अगर सबसे ज्यादा कहीं किसान गरीब है तो वह बिहार का किसान है। लेकिन आप बिहार के किसानों में कभी आत्महत्या की घटनाएं आपने कभी अखबारों में नहीं पढ़ी होंगी। और सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल खेती होती है वह महाराष्ट्र में होती है, पर सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र के किसान करते हैं। तो ये हमको एक नजरिया से ये देखना कि ये गरीबी इसका कारण है, मुझे लगता है कि कम से कम इस नजरिए को बदलना सबसे जरूरी है कि आत्महत्याएं जो हो रही हैं वो केवल इसके उधार के चलते हो रही है, क्योंकि सबसे गरीब जो इलाके हैं वहां पे क्यों नहीं हो रही है, और जहाँ पे सबसे ज्यादा संतरे की मतलब फलों की खेती होती है, फूल की खेती होती है, जहाँ पे कपास की खेती होती है, उस इलाके के किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से इस पूरे पर हम एक ही नजरिए से सोचते हैं और केवल सारा का सारा दोष एक तरफ दे देते हैं। यानी विश्लेषण को थोड़ा सा और व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए। पूरे कुछ और सवाल ले लेते हैं, यहाँ पर कई और छात्र छात्राएं मौजूद हैं। कोई सवाल यहाँ से? जी, आज हम बहुत सारे भूमि सुधार कानूनों के बारे में डिस्कशन भी करते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद किस तरह के भूमि सुधार कानून आए हैं और उनका कितने हद तक क्रियान्वयन हुआ है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि भूमिहीन किसानों की संख्या काफ़ी है और जो ज़मीन है बहुत बिखरे हुए हैं और उस तरह से खेती भी वो उतने अच्छी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से भूमि सुधार कानून का वहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और कितना सफल रहा है वो कानून? जी, ये आज़ादी के आंदोलन में ही कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा उन्मूलन की बात कही थी। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा खत्म की और हम सब लोगों को मालूम है कि जिस समय जमींदारी प्रथा खत्म की गई थी उसी समय विनोबा जी ने भूदान आंदोलन भी चलाया था। भूदान आंदोलन असल में भूमिहीन किसानों को कुछ न कुछ ज़मीन मिल जाए और कुछ रहने के लिए घर मिल जाए, इसके लिए आंदोलन था, जिसमें जेपी भी कूदे। बिहार ही वह राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा भूदान आंदोलन खड़ा हुआ। कई लाख एकड़ ज़मीन भूदान में मिली। ये बात दूसरी है कि जो ज़मीन मिली उसका ठीक बंटवारा आज तक नहीं हो पाया है, वो मसला पड़ा हुआ है। लेकिन जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भूमि समस्या थी उसमें काफ़ी सुधार हो गया है, ये कह सकते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह और राष्ट्रपिता पर बोलने, उन्हें समझने और उन पर चर्चा करने के लिए समय की चाह कभी खत्म नहीं होती, पर वक्त हो चुका है दूसरे कार्यक्रम का। तो हम भरोसा करते हैं कि हमारा नेतृत्व चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी आयोजन के साथ ही गांधी के कामों को, उनके सपनों को साकार करने में स्वयं को लगाएगा। इस चर्चा के लिए समय निकालने के लिए सभी मेहमानों का और छात्र छात्राओं का भी तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए विषय के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।